हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज के 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर हमने पूरे चैप्टर को रिकैप कर लिया है विद फार्मूला रिवीजन। बारी आ गई चैप्टर नंबर 4 की, और इस चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, साथ ही साथ फार्मूला रिवीजन कर लेंगे, जिससे हम लोग एग्जाम के लिए बहुत जल्दी अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसी लग रही है ये सीरीज आप सभी को, साथ ही साथ क्या आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज कर लिया है, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा यार, जिससे मैक्सिमम लोगों को ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बारी आ गई है कि सर यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तीनों चैप्टर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पहले दूसरे चैप्टर के अंदर हमारा चार्ज क्या था, रेस्ट के ऊपर था। थर्ड चैप्टर के अंदर चार्ज ने मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसके बाद हमने करंट को देखा। फोर्थ चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि यार अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को मिलता है, उसको हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। कितना होता है, कैसे होता है, तो इसका श्रेय जो जाता है वो ऑरस्ट्रोड को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली चीजों को देखा। देन इसके बाद में अगर वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमें दिया था बायो सावर्ट जी ने। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लिया या एलिमेंट ले लिया मान लीजिए, उसको हमने देखा, और देखने के बाद में उन्होंने देखा कि यार किसी एक पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड उनको देखने को मिला वो मिला dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या हुआ कि हमने ये देख लिया कि यार इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब इसके बाद में हमने अलग अलग जो शेप के, जैसे मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले ली, उसके बाद में एक स्ट्रेट वायर ले लिया, तो कितना क्या था उसको हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं। तो कॉइल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि मान लीजिए ये कॉइल है, कॉइल से सेंटर से एक पॉइंट खींचा उसके एक्सिस के ऊपर, वहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं। तो वो हमें कितना मिला, बी एक्सियल की बात करते हैं तो म्यू नॉट ni a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। x की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस थी उस पॉइंट तक की, और a की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, रेडियस है। इसके बाद में अगर मैं सेंटर के ऊपर देखता हूं, यानी कि जो x पॉइंट को मैंने p पॉइंट पे लिया था, p पॉइंट था जो x डिस्टेंस के ऊपर, उसको उठा के अगर मैं सेंटर के ऊपर ले आता हूं, तो सेंटर के ऊपर आप सभी को जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला था वो था b = म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2a आप सभी का होता है। अब बारी आ गई इसके बाद में एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो इसके अंदर उन्होंने बोला कि यार अगर मैं लाइन इंटीग्रल करता हूं किसका, मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग द क्लोज पाथ, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा म्यू नॉट समेशन ऑफ आई के। तो इन्होंने यहां पे बता दिया। इसके बाद हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट जो कंडक्टर होता है उसकी वजह से कितना होता है, क्या होता है, ये किसकी वजह से लिया, बायो सावर्ट जो लॉ है इसकी एप्लीकेशन की फॉर्म में हमने इसको चेक किया। तो यहां पे हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई भी वायर है, अगर वो वायर है तो उसके ऊपर अगर हम लोग बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ऊपर से एंगल बनेगा φ1, नीचे से बनेगा φ2 माइनस φ2 हम लोग उसको रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ φ1 है। तो उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब आप लोग dB = आपने ये जो फॉर्मूला देखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहां पे आपका b जो आ जाता है ना, वो आ जाता है म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई r, और ये हो जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2। अब मैंने बोला कि यार वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि जो φ1 और φ2 है वो एंगल्स ऑलमोस्ट कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि b = म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r है। अगर ये 2 पाई r है और यहां पे क्या है 2a है, तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ पाई का डिस्टेंस है। तो वो कंफ्यूज कराने के लिए आप सभी को यहां पे वो फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल दे देता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा मान लीजिए मैं एक बोलता हूं कि मान लीजिए एक पॉइंट है वो तो क्या है, बिल्कुल यहीं पे है, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उस केस में क्या होगा, तो φ1 हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, φ2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो उस केस में b = म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई r आप सभी का हो जाता है। इसके बाद में बारी आ गई बेटा, अगर हम लोग यहीं पे बात करें तो बारी आ गई अपनी किसकी, सोलेनोइड की। तो सोलेनोइड के लिए क्या होता है, b = म्यू नॉट ni होता है। n की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप सभी का होता है। अगर मैं किसी एक एंड के ऊपर निकालूं तो वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है इसका। अब यहां पे अब ये होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर वो चुपचाप से खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो उसके अंदर मूवमेंट कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कितना होगा, QVB sin थीटा आप सभी का मैक्सिमम कब होगा, थीटा 90 डिग्री पे होगा। और बाकी आप लोग बोलोगे कि अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पे अगर आप लोग बोलोगे कि अगर इसी चीज को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे लॉरेंस फोर्स की बात आएगी। F = क्या हो जाता है, QE प्लस में QVB आप सभी का होता है। अगर मैं Q को कॉमन ले लूं और F को इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या
क्या हो जाएगा, ई का वेक्टर प्लस वी का वेक्टर इंटू बी का वेक्टर है, क्यू मैंने बाहर ले लिया। अब इसके बाद में बारी आ जाती है बेटा यहां पे कि मान लीजिए मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके पाथ को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखो यहां पे अगर दोनों चीजें, दोनों फोर्स बराबर है तो वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। वहीं अगर मैं यहां पे बात करूंगा कि मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो आप जानते हो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। इसी तरीके से वो मूव करेगा और सर्कुलर मोशन करने लगेगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो यानी कि जो आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि वहां से आप लोग बोलोगे mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। उसको जब आप लोग सॉल्व करते हो तो आर कितना आ जाता है, mv बाई क्यू बी हो जाता है, यानी कि रेडियस की बात हमने यहां पे कर ली है। अब यही अगर मैं mv की बात करता हूं तो इसको आप लोग मोमेंटम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, p की फॉर्म में। अगर mv को अगर मैं निकालना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो ये किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट का 2m k के बराबर हो जाता है। इसी को मैं ई के की फॉर्म में भी लिख देता हूं, ई के की फॉर्म में भी लिख देता हूं। अब यहां से क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के डिवाइडेड बाई क्यू बी आप सभी का हो गया। यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो कंपैरिजन आप सभी से पूछ ले जाता है कि भैया बताइए कि रेडियस का रेशियो निकालिए अल्फा पार्टिकल और किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। वहीं बोल देगा प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के लिए निकालिए, तो वहां पे क्या होता है, आपका मास अलग हो जाता है, चार्ज अलग हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वो सेम दे दे, नहीं तो अलग दे सकता है, या फिर आपको बोल देगा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है या अलग, आपको जो भी चाहे वो अलग से वो प्रोवाइड करा देता है। अगर इसी को थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यूवीबी। ये आप लोग चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ते हो, जहां पे चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग इसको कंसीडर कर रहे हो, जिसको आप लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में आप लोग यहां पे लिख रहे हो। तो क्यूवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अंडर रूट 2m क्यूवी आप सभी का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यूबी। अब यहीं से अगर आप लोग 1/b को बाहर ले लेते हो, क्यू को अंडर रूट के अंदर ले जाते हो तो नीचे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, एक क्यू से एक क्यू चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/b अंडर रूट का 2mv डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, क्यू आप सभी का हो जाता है। अब बारी आ गई सर इसी को और थोड़ा आगे देखें तो मतलब अगर इसकी मैं हेल्प लेके आपने ये देखा कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, अगर उसका टाइम पीरियड निकालूं तो कितना हो जाता है, बोला सर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाय v हो जाएगा। r की वैल्यू वहां पे आप पुट अप करोगे तो t इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय qb आप सभी का हो जाता है। यहीं से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, तो 1/t करोगे तो ये आ जाएगा qb डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, 2πm आप सभी का हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। अब ये बात आ जाती है कि मान लो कि सर अभी तो उसने बोला कि स्ट्रेट मूव कर रहा है, अब वो किसी एंगल पे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे आप लोग बोलोगे कि वो किसके अंदर मूव करेगा, फिर एंगल पे जाने के बाद में हेलिकल पाथ में। तो हेलिकल पाथ की अगर रेडियस की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, बोले सर mv sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी, यानी कि आप लोगों को जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उठाना है, तो mv sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी आप सभी का हो गया। वहीं अगर मैं पिच की बात करता हूं, पिच का मतलब पता है बेटा क्या होता है, पिच का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हेलिकल पाथ में मूव करेगा। तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। तो पिच के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा उसको साथ लिखोगे और टाइम कितना लगा है t, तो उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाता है 2πm v cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, qb आप सभी का आ जाता है। तो यहां से आपने हेलिकल पाथ को समझ लिया। अब बारी आ गई है सर की हेलिकल पाथ भी हमने जान लिया, अब और क्या होगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं और यहां पे देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, लेंथ l है, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स, अगर कोई पार्टिकल आता है तो फोर्स कितना होगा, तो वो हो जाता है F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। अगर मैं यहीं पे बोलता हूं एक कॉन्सेप्ट और है आप सभी का कि जब ये ILB इज इक्वल टू mg के बराबर लेके सॉल्व करता है तो यहां पे आप बोलोगे B इज इक्वल टू कितना आ जाता है, mg डिवाइडेड बाई IL आप सभी का आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को और याद रखिएगा क्योंकि ये तुम्हारी क्या हो जाती है, मैं बोलूंगा बैलेंसिंग कंडीशन की बात आप लोग यहां पे कर रहे हो। अगर आप लोग बोलोगे कि सर 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर मेरे पास है तो क्या होगा, तो देखो याद रखना दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर करंट है, दोनों की डिस्टेंस d है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना वो अट्रैक्शन का लगता है। अट्रैक्शन का फोर्स अगर इसके अंदर लगता है तो वो कितना लगता है, बोलो सर F इज इक्वल F, ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालते हो तो F डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2π I1 I2 डिवाइडेड बाई R है। याद रखिएगा जो करंट ज्यादा स्ट्रांग होगा, मान लीजिए अगर यहां मिड पॉइंट पे बात कर रहे हो 5 एंपियर का है, ये 10 एंपियर का है, तो 10 एंपियर की वजह से जो इधर की साइड फोर्स होगा ना वो ज्यादा स्ट्रांग होगा इस कंपेयर टू 5 एंपियर का, तो रिजल्टेंट क्या होगा, उधर की तरफ होगा आप सभी का। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4π क्या बन जाता है, 10⁻⁻7 हो जाता है, तो 2 × 10⁻⁻7 I1 I2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा, R आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं तो देखो टॉर्क आप सभी जानते हो क्या था, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो EP sin थीटा था, उसी तरीके से वहां पे क्या है P है, यहां पे क्या कंसीडर करते हैं M होगा, वहां पे क्या था E था, यहां पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B होगा, तो वो क्या हो जाता है टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा हो जाता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो M का
वेक्टर इंटू बी का वेक्टर आप सभी का हो जाता है। और यूनिट क्या हो जाएगी? बोले सर इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो एम क्या हो जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करोगे तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं, कितना होता है? NIA होता है। तो एम की अगर यूनिट की बात करते हो तो आई का मतलब एंपियर हुआ, ए का मतलब एरिया हुआ, यानी कि एम स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारा आता है बेटा कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस का एम बी कॉस थीटा हो जाएगी। अगर कॉस थीटा है तो अगर मैं बोलता हूं कि यार मेरे को स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर देखना है तो क्या होगा? तो मैं बोलता हूं कि यार स्टेबल इंसान कब रहेगा? जब उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबल रहेगा। तो थीटा कितना लेना पड़ेगा? 0 डिग्री। तो उस केस में यू इज इक्वल टू माइनस का एम बी हो जाएगा मिनिमम, और इसी को बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देते हो, या स्टेबल ओरिएंटेशन आप लोग बोल देते हो। दूसरा क्या होता है कि जो आप लोगों को होता है ना, अनस्टेबल ओरिएंटेशन बोल दीजिए, अनस्टेबल आप लोग बोलोगे इक्विलिब्रियम बोल दीजिए, मैक्सिमम एनर्जी वाला केस ले लीजिए। तो आप लीजिए थीटा लीजिए 180 डिग्री यानी कि पाई लोगे तो यू इज इक्वल टू प्लस एम बी हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं एनर्जी जीरो कब होगी? थीटा यार 90 डिग्री ले लो तो जीरो आप सभी का हो जाता है। अब बारी आ गई है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो यार देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? देखो इसके अंदर आप लोग बोलोगे कि यार आपके पास क्या है? कॉइल है, कॉइल के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक पॉइंटर लगा हुआ है। अब पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर क्या है? वो स्केल के ऊपर इधर उधर मूव कर रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे ही स्प्रिंग आपकी मुड़ेगी, मुड़ने के बाद में क्या करेगी? वो अपनी पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करेगी। जब वो अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगी और जब आपके दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि आपकी रीडिंग मिल जाएगी पॉइंटर के ऊपर। पॉइंटर है उसके स्केल के ऊपर वो आपको रीडिंग दे देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूं तो इसको के थीटा लिख लीजिए या सी थीटा लिख लीजिए। अगर मैं यहां पे बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो आप जानते हो NIAB हो जाता है, जिसको मैं निब्बा बोलता हूं, NIBA आप लोग बोल सकते हो। दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाय C या K बोल दीजिएगा और मल्टीप्लाई बाय I। यानी कि जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा ये उतना ही ज्यादा होगा जितना आपका करंट होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे आप लोग बोलोगे कि यार जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मेरा डिफ्लेक्शन एंगल आप सभी को देखने को मिलेगा। अब बारी आ गई है कि यार यहीं से आप लोग सॉल्व करते हो तो आपकी करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गई है? तो यहां पे अगर करंट सेंसिटिविटी की बात करता हूं तो थीटा डिवाइडेड बाय आई कर दीजिए, यानी कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है उसको डिवाइडेड बाय आई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? आई से आई कट जाएगा, NAB डिवाइडेड बाय C हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरी करंट सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज करेगी। अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करता हूं तो अगर इसको V से डिवाइड करता हूं तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो I से I कट जाएगा तो ये हो जाएगा NAB डिवाइडेड बाय RG, यानी कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हो गया, और C डैश, तो C डैश हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां पे तुम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हो तो तुम्हारा क्या होता है बेटा? वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। क्योंकि अगर मान लो ऊपर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, नीचे भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस वो रिमेन सेम हो जाएगा। तो उस केस की बात आप लोग करते हो तो ये तुम्हारी क्या हो जाती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी आप सभी की हो जाती है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं आगे, अब बारी आ गई है कि सर अगर मैं कन्वर्जन की बात करता हूं तो कन्वर्जन किस तरीके से होता है? तो देखो आपको पता होना चाहिए 2 तरीके से कन्वर्जन होता है। एक होता है अमीटर का, यानी कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना, एक होता है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। अगर तुम अमीटर में बदलना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये पैरेलल में लगाना पड़ेगा रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों की बात अगर आप लोग करोगे तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना है? कम करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली बात है सर क्या होगा? बोलो सर यहां पे करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। बोलो राइट है। तो यहां पे आप मान सकते हो इसके अंदर क्या कि मान लीजिए इसके अंदर करंट IG जा रहा है और ऊपर कितना जा रहा है बेटा? I माइनस IG जा रहा है। तो आप जानते हो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो भैया ये हो जाएगा IG हो जाएगा इक्वल्स टू I माइनस IG हो जाएगा और मल्टीप्लाई S बोल दीजिए, S बोल दीजिए। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? IG आप सभी का हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? I माइनस IG आप सभी का हो जाता है। तो ये सेम आप सभी का आ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में आप लोग लगा दोगे, हाई रेजिस्टेंस आप सभी का ये होता है। अब यहां पे आप देखोगे कि अगर V की बात करोगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I और ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप यहां से क्या लिख लोगे? बोला सर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IG और ये हो जाएगा G प्लस में S आप सभी का है। तुझे क्या चाहिए? S चाहिए, तो ये हो जाएगा V बाई IG माइनस में क्या हो जाता है बेटा? G आप सभी का हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा? पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीख लिया है कि किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। और इसके अलावा adda247 की ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है यार, देखो आप लोगों के लिए रेगुलर सेशंस चल रहे हैं। ये तो एक तरीके से मान लीजिए कैप्सूल सेशंस हैं, जिसके अंदर मैं आपको जो होता है ना कि एक पूरे चैप्टर का रिकैप करा रहा हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम बूस्ट हो जाएं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गजेंद्र शर्मा, एक
बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और लिख के जाइएगा यार कैसा लगा आप सभी को ये सेशन। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।